गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग अगेन। मोनू, अभिषेक, दुर्गेश, ओजस्वी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई सब लोग? हो गया चाय पानी? चलिए, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है थर्मल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का हीट ट्रांसफर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई एडवांस। जेई मेंस में आप सिलेबस देख लीजिएगा। जेई मेंस में इसमें केवल कंडक्शन है, रेडिएशन लगभग गायब ही है, और कन्वेक्शन तो खैर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। कन्वेक्शन की बस डेफिनेशन जाननी है। तो इसमें जो मेन था अपना कंडक्शन और रेडिएशन। तो हाँ, कैलोरीमेट्री लास्ट में करेंगे। कैलोरीमेट्री लास्ट में करेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको करेंगे। कैलोरी में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए पहले लिया है। तो हीट ट्रांसफर जो है, हीट ट्रांसफर में जो है आपको ये देखना है कि पहले देखें कि जो कंडक्शन है, तीन टाइप के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसमें कंडक्शन जेई मेंस में है, जबकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जेई एडवांस में एज इट इज है। रेडिएशन जेई मेंस से हटाया गया है, तो वो आप देख लेना। चलिए, तो पहले देखते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अपने पास जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है बच्चों, एक हीट दूसरी एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाएगी, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसको आप बोलते हैं, है ना। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इसके तीन मोड हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इसके तीन है। पहला अपने पास वही कंडक्शन है, दूसरा अपने पास कन्वेक्शन है, और तीसरा अपने पास रेडिएशन है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, दीज आर द थ्री मोड। तो पहला मोड है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। तीसरा है रेडिएशन। तो दीज आर द थ्री मोड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना, कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों में क्या डिफरेंस है। धीरे धीरे करके देखते हैं। कंडक्शन में बेसिकली क्या है, देखो, हीट सभी जगह पे, ये तो सबको क्लियर है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, है ना। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये सबको पता है। बट कंडक्शन में क्या है, बेसिकली हीट ट्रांसफर takes place तो अलग अलग करके ही देख लेते हैं। तो कंडक्शन में बेसिकली क्या है, पहले जान लो, मीडियम रिक्वायर्ड है, बट मीडियम डज नॉट मूव। मीडियम डज नॉट मूव, ठीक है। हीट ट्रांसफर, हीट फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हीट फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं क्लास 10th में जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है उससे रिलेट करके पढ़ाऊंगा कंडक्शन वाले को, तो आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा। कंडक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट मीडियम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये केवल कंडक्टिंग बॉडी में पॉसिबल है,
आप वुड में कंडक्शन नहीं करा सकते, प्लास्टिक में कंडक्शन नहीं करा सकते, ठीक है। तो कंडक्शन हमेशा कहाँ होगा, मेटालिक बॉडी में, ठीक है। तो हीट फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑकर इन मेटालिक बॉडी, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो मेटेलिक बॉडी में ऑकर होगा जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां पे वो कंडक्ट कर सकते हैं। कौन उनको कंडक्ट कराएगा वो आगे देखेंगे। तो दैट इज बेसिक कंडक्शन। कन्वेक्शन इज बेसिकली व्हाट, कन्वेक्शन क्या है, यहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्ड बट मीडियम इज नॉट मूविंग, मीडियम रिक्वायर्ड, और हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, heat transfer takes place due to actual movement of medium, actual movement of medium, मतलब मीडियम एक्चुअली मूव करता है, मीडियम एक्चुअली मूव करता है और हीट को कैरी करके ले जाता है, ठीक है। जैसे इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है ब्लोअर, जो आप घरों में अभी ब्लोअर पे के सामने बैठे होगे, तो ब्लोअर क्या करता है, गर्म हवा को एक्चुअली आपके पास जो है फेंकता है, आपके पास पहुंचाता है। तो कन्वेक्शन भी दो टाइप के हैं, इसके टू टाइप हैं। पहला है अपना नेचुरल कन्वेक्शन, है ना, और दूसरा अपने पास है फोर्स कन्वेक्शन। तो ब्लोअर इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। वहां पे आप हॉट एयर को बाई फैन, ब्लोअर में फैन लगा होता है, तो फैन के वजह से, फैन से आप उसको अपने पास भेज रहे हो, है ना, फैन से हॉट एयर को एक जगह से दूसरी जगह पे आप भेज रहे हो, तो दैट इज योर फोर्स कन्वेक्शन, है ना। तो ये फोर्स कन्वेक्शन है। और नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, जितने भी क्लाइमेटिक चेंज है, ठीक है, जितने भी क्लाइमेटिक चेंज है, जितने भी अपने पास क्लाइमेटिक चेंज है उसके वजह से, मतलब हॉट एयर है, हॉट एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम, तो वो लाइटर, तो वो आगे बढ़ता है। तो कोल्डर एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे को आएगा, हॉट एयर ऊपर जाता है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में जितने भी पढ़े हैं क्लाइमेटिक चेंज, वो बेसिकली कन्वेक्शन प्रोसेस उसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो नेचुरल कन्वेक्शन ये है फोर्स कन्वेक्शन, और ये अपना कंडक्शन। रेडिएशन में क्या होता है बच्चों, यहां पे हीट मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर, फॉर हीट ट्रांसफर। तो यहां पे हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहां पे मीडियम को कैरी, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हीट कैसे प्रोपागेट करती है, बाय ईएम वेव, है ना। तो हीट ट्रांसफर थ्रू ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बताया था तुम्हें वेव में, ये मैकेनिकल वेव नहीं होती, ठीक है। तो ये जेई मेंस में है, आप सिलेबस चेक कर लेना। है ना, जेई एडवांस में नहीं है ये, जेई एडवांस में सारे हैं, जेई मेंस में केवल है ये कंडक्शन, बाकी जेई एडवांस में सारे हैं। सारे का मतलब कंडक्शन और रेडिएशन यही पढ़ना है, ये इसका हमें ओनली डिफिनेशंस जानना है। तो वो मैंने बता दिया आपको, कन्वेक्शन में हमें कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो ये कहानी है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की। तो फाइनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिल्कुल सनलाइट, अमित बहुत बढ़िया। सनलाइट से जो हमारी हीट आ रही है वो ईएम वेव से आ रही है, उसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो दैट इज योर रेडिएशन, तो वो अपना रेडिएशन है। ये आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब एक एक करके देखते हैं। पहला अपना है कंडक्शन। तो कंडक्शन में
अभी आपने इतना तो सीखा कि अगर किसी मेटेलिक बॉडी में आप टेम्परेचर डिफरेंस देते हो, किसी मेटेलिक बॉडी में अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देते हो, तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस इस मेटेलिक बॉडी में क्या होगा। देखो, आप मान लीजिए कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है और इस कंडक्टिंग बॉडी को आपने क्या किया है, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस असाइन कर दिया। आपने इसमें मान लीजिए इसका टेम्परेचर Ti है और ये T फाइनल है, या T हाइयर टेम्परेचर, T लोअर टेम्परेचर, जैसे भी मान लो। तो T मान लीजिए ये हाइयर है और ये T लोअर है, ठीक है। और आपने यहाँ पे टेम्परेचर असाइन कर दिया, इस एंड का टेम्परेचर ये है, इस एंड का टेम्परेचर ये है, ठीक है। और आपको पता है कि हीट का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, हाइयर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे और कोलिजन करते हुए हीट को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, हीट का फ्लो। हीट का फ्लो मतलब dq बाई dt, dq बाई dt, ठीक है, या डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो आप यहां पे हीट का फ्लो है, ठीक है। तो डेल्टा Q यहां से फ्लो करेगा। तो डेल्टा Q मान लो हीट यहां से फ्लो किया, तो इसका फॉर्मूला पहले जान लो, फिर ये बताता हूं क्या है। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T टाइम में मान लो ये डेल्टा Q हीट यहां से चली T इक्वल टू 0 में, और मान लो यहां T इक्वल टू कुछ डेल्टा T टाइम में पहुंच गई ये हीट। तो डेल्टा Q का फ्लो हुआ डेल्टा T टाइम में। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब T फाइनल तो TL माइनस T हाइयर, है ना। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल लिखा है। तो दिस इज T, या एक काम करो यार, T इनिशियल, चलो इसको T1 T2 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या T यही लिखो तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये लोअर माइनस हाइयर क्यों लिखा है, ये सबको क्लियर हुआ। लोअर माइनस हाइयर इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये फाइनल है, T अपना जो लोअर है वो T फाइनल है, दिख रहा है इधर, और T हाइयर जो है वो T इनिशियल है। तो हमेशा जो चेंज लिखते हैं, डेल्टा T जो लिखते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, वही लिख दिया। अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सभी बच्चे समझते ही हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई भी बना सकते हो, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये अपना डेल्टा ए है, ये अपना ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। चलिए, तो अब यहां से डेल्टा Q बाई डेल्टा T को आप जब हटाओगे तो यहां एक माइनस आएगा, माइनस KA T फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन में L। तो ये पावर है, आपको दिख रहा है। डेल्टा Q इज बेसिकली जूल और डेल्टा T अपना सेकेंड है। तो इसकी यूनिट क्या है बच्चों, इसकी यूनिट है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड मतलब ये पावर है, हीट फ्लो, एनर्जी फ्लो पर सेकेंड, एनर्जी अपॉन टाइम, ये पावर होता है। तो आप बताओ, पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए K के साथ ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है K, उसके साथ एक माइनस आया है जो आपको ये बता रहा है कि TH जो है हमेशा TL से बड़ा होगा। तो ये चीज नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके हमेशा क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो दैट इज ओनली रीजन, माइनस का मतलब शायद सबको समझ में आ गया। इस माइनस का क्या मतलब है कि जो हीट फ्लो होगी वो ऑलवेज कहां से कहां होगी, फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ये बता रहा है। हीट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ये सबको क्लियर हो गया भाई। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो इस माइनस को जब आप एडजस्ट करोगे, ठीक है, इस माइनस को जब आप एडजस्ट करोगे तो आपके लिए
जब आप क्वेश्चंस करने लगेंगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आप ये यूज करिएगा फॉर्म के ए टी हाइयर माइनस एडजस्ट कर दिया माइनस टी लोअर अपॉन में एल। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये बच्चों आप ध्यान रख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जिसमें के क्या है, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, है ना। मटेरियल चेंज होगा तो थर्मल कंडक्टिविटी भी आपकी चेंज होगी, ठीक है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड है, ठीक है। तो के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन एल, तो ये फॉर्मूला अपना है कंडक्शन का, है ना, ये फॉर्मूला अपना कंडक्शन का है, ठीक है। के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन में एल, यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हमारा कैलकुलस फॉर्म की बात करें तो इसको हम कैलकुलस फॉर्म दे सकते हैं जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू के ए टी हाइयर माइनस टी लोअर, जब माइनस यहां नहीं लिखेंगे तो टी हाइयर माइनस टी लोअर लिखेंगे अपॉन में एल, ये लिखते हैं, ठीक है। बट आपको पता है कि डेल्टा टी इसमें अगर टाइम बहुत छोटा हो तो आप डी क्यू बाई डी टी लिख देते हो, है ना, लिमिट लेते हो। तो इसको अगर माइनस एडजस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि चेंज लिखते हैं आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को आप माइनस के ए यहां पे डेल्टा टी बाई एल कर सकते थे, डेल्टा टी बाई एल। डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना, दैट इज टी लोअर माइनस टी हाइयर। तो इसको डेल्टा टी किया। अब यहां पे देखिए जब आप लिमिट लिखेंगे तो आप इसको कैलकुलस फॉर्म क्या दे सकते हैं, कैलकुलस फॉर्म में डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, माइनस हमेशा रहेगा कैलकुलस फॉर्म में क्योंकि ये चेंज है, यहां पे आएगा डेल्टा टी के जगह पे डी टी अपॉन एल के जगह पे आप लिखेंगे कुछ डी एक्स, एल के जगह पे आप केवल लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। और डेल्टा टी के जगह पे आप क्या लिखेंगे, डी टी, ठीक है। तो ये कैलकुलस फॉर्म है जो आपको आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो दिस इज द कैलकुलस फॉर्म। जब कोई चीज वेरी कर रही होगी, जब कोई भी चीज वेरी कर रही होगी तो हम उसको किसी स्मॉल लेंथ के लिए जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, उसमें मान लो के वेरी कर रहा होगा, एरिया वेरी कर रहा होगा, कोई भी कुछ ना कुछ वेरी कर रहा होगा, आगे के क्वेश्चंस अभी आपको मिलेंगे। तो उस केस में बच्चों आपको ये फॉर्म यूज करना है। इस फॉर्म में माइनस रहेगा क्योंकि डेल्टा टी को डी टी बनाया है, वो तो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल मतलब लोअर माइनस हाइयर, तो एक माइनस आपके साथ रहेगा। ये क्लियर है। जब भी आप एवरेज वाला फॉर्म यूज करेंगे, एवरेज, है ना, हीट फ्लो, एवरेज एनर्जी फ्लो, तब आप माइनस अगर यहां नहीं लिखते हैं तो हाइयर माइनस लोअर करेंगे, माइनस लिखते हैं तो लोअर माइनस हाइयर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि जब हीट जहां से फ्लो कर रही होगी वो इनिशियल होगा और इनिशियल हमेशा हाइयर होगा क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर। माइनस का मतलब आपको मैंने समझा दिया था। आगे बढ़े, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब इस बात का ध्यान देते हैं कि इस फॉर्मूले की ये फॉर्मूला क्या हमेशा एप्लीकेबल है या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वैलिड है, इसका लिमिटेशन क्या है, उसकी बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें यह सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। कि स्टेडी स्टेट जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली ये दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। जनरली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं स्टेडी स्टेट हीट फ्लो में,
ठीक है। तो स्टेडी स्टेट हीट फ्लो क्या है, अब इसकी बात समझते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाता हूं, उससे आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये रॉड था, ठीक है, और इस रॉड को ये देखा गया कि जैसे जैसे मैंने इसमें यहां पे टेम्परेचर वेरी कराया, मान लीजिए इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया और ये -10 डिग्री सेल्सियस पे लिया, इस एंड ए बी को मैंने ऐसे मेंटेन किया, एंड ए एंड बी आर मेंटेन्ड एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, हीटर लगा के और यहां पे कुछ करके, आइस लगा के, जो भी करके आपने इसको -10 डिग्री सेल्सियस पे रखा और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा, और आपने एक ग्राफ बनाना शुरू किया। आपने जो है एक ग्राफ बनाना शुरू किया, वो ग्राफ आपने बनाया टेम्परेचर वर्सेस इसके लेंथ का। तो वाई एक्सिस पे हमारा जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपने जो है क्या बनाया है, एक्स एक्सिस पे आपने जो है इसका ये लेंथ हो गया, तो ये एक्स हो गया और ये टेम्परेचर हो गया। मतलब हम रॉड के इस सिरे से जैसे जैसे इस सिरे की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, उसको ट्रेस करके मैंने एक ग्राफ बनाया है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मैं आपको ट्रेस करके दिखा रहा हूं। तो इसमें यह देखा गया बच्चों कि जैसे ही मैंने यहां पे टेम्परेचर असाइन किया है, उस समय एक ग्राफ ऐसा दिखा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा दिखा, फिर धीरे धीरे इसका स्लोप जो है कम होता गया और फिर ये बन गया एक स्ट्रेट लाइन, ये बन गया फिर से एक स्ट्रेट लाइन, फिर देखा गया कि ये कांस्टेंट बन गया, ये देखा गया कि ये कांस्टेंट बन गया। तो यहां पर इसका ग्राफ ऐसा कुछ मिला किसी 2 टाइम में। हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको असाइन किया तो एक ग्राफ हमें ऐसा मिला, फिर किसी बहुत लंबे समय के बाद हमें ये ग्राफ मिला सेकंड। तो पहला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड। दोनों ग्राफ कुछ अलग अलग चीज बयां करते हैं। क्या बयां करते हैं, उसी से आपको स्टेडी स्टेट की बात समझ में आएगी। आपने अभी अभी लिखा था dt अपॉन dx, dq अपॉन dt इक्वल टू -ka dt अपॉन dx, ये आपने लिखा था। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये देखकर बताओ कि अगर ये टेम्परेचर वर्सेस x का ग्राफ है, ग्राफ 1 को जरा देखो। इस ग्राफ 1 एक कर्व है, तो ग्राफ 1 में बच्चों अगर आप कहीं पे भी टेंजेंट खींचते हो, कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट खींचते हो, मान लो यहां पे आप किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच रहे हो, आपको मैं मैथ से समझा रहा हूं तो स्टेडी स्टेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं बट स्टेडी स्टेट नहीं पता होता है। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया P और यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया Q। तो P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से और Q पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है। अब इन दोनों एरिया से कोई बता सकता है क्या कि हीट की डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये बता सकता है कि हीट की डायरेक्शन क्या होगी P और Q पॉइंट पे? क्या कोई बता सकता है कि ये जो P पॉइंट है उसके एसोसिएटेड यहां का जो रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां पे इन दोनों में हीट फ्लो कैसे होगी? जल्दी बताइए, यहां पे कोई बता पाएगा इसको स्लोप को देखकर और ये दिमाग में रखकर कि ये T वर्सेस X है, और साथ में इसको जरा देखो मगर प्यार से वाले कॉन्सेप्ट से,
तो आपको शायद पता चल जाएगा कि यहां पे हीट किधर फ्लो होगी। ठीक है बच्चों, यहां पर ये dt बाई डी एक्स आपको क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। t वर्सेस x कर्व, तो ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है ऑन t वर्सेस x कर्व। तो आप मुझे बताओ कि एट p, अगर आप p की बात करते हैं तो एट p dt बाई डी एक्स इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो dq बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आप देख पा रहे हो कि dq बाई dt ऐसा होगा, ये होगा इसका dq बाई dt एट p, dq बाई dt एट p। अब जरा अगर q की बात करते हो तो q पे टेंजेंट जो है उसका स्लोप जो है आप देख रहे हो कैसा है? एट q, एट q है ना, dt बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो dq बाई dt क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब, और उसकी वैल्यू भी अलग होगी, dq बाई dt एट q और dq बाई dt एट p। तो यहां पे dq बाई dt ऐसा होगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो मैंने ऐसे दो पॉइंट लिए हैं, ऐसे आप कोई भी पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो आपको क्या समझ में आता है? आपको यह समझ में आता है कि सर यहां पे हर पॉइंट पे, इस कर्व पे हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होगा, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग होगा, मतलब हर पॉइंट का dt बाई डी एक्स बच्चों अलग अलग होगा। इसका मतलब रॉड के हर एक पॉइंट पे हीट का जो फ्लो है वो कोई यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं है। इट इज नॉट ट्रू फॉर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सी फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इस ग्राफ के लिए हायर से लोअर में हीट फ्लो होगा ये जरूरी नहीं है। ये जो स्टेट है बच्चों, ये स्टेट आपका कहलाता है नॉन स्टेडी स्टेट, जहां पे हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे कि हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है, और हर पॉइंट पे हर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हीट का ट्रांसफर अलग अलग है। तो ये हमारा कहलाएगा नॉन स्टेडी स्टेट। ये अपना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉन स्टेडी स्टेट। शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज नॉट स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, ये नॉन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो है। तो नॉन स्टेडी स्टेट ग्राफ 1, ये नॉन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो है। ठीक है, तो हीट फ्लो इज डिफरेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, नॉन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो है। ऐसा जब आप कब होता है? जब आप टेम्परेचर असाइन करते हो दो एंड पे, तो ऐसा कुछ समय के लिए होता है, बहुत ही कम समय लगता है, और फिर रॉड एक स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है बहुत जल्दी। तो स्टेडी स्टेट की बात करें तो शायद अब सभी बच्चों को चमक गया होगा कि सर स्टेडी स्टेट में तो अपना ये ग्राफ स्टेडी स्टेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? ये ग्राफ कैसे स्टेडी स्टेट बन जाएगा अब सबको समझ में आता है। तो इस ग्राफ को मैं उड़ाए दे रहा हूं। अब हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट की। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट हीट फ्लो में, ठीक है, अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा देखो। तो स्टेडी स्टेट में आपको पता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है बच्चों। तो किसी भी पॉइंट पे जो भी इसका स्लोप होगा tan थीटा, इस स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो क्या होगा? dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स यहां पर, और ग्राफ 2 के डिस्कशन कर रहा हूं, और ग्राफ 2। तो ग्राफ 2 के लिए dt बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट,
एंड नेगेटिव, तो मतलब dq बाई dt ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा एंड पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। तो आपने क्या देखा, स्लोप अपना जो है नेगेटिव है और वो कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है और ये कांस्टेंट है। तो ग्राफ 2 के लिए इस वाले स्टेट में जब रॉड इस ग्राफ को अचीव करेगा, इस केस में आप बोल सकते हो कि जो भी हीट फ्लो हो रहा होगा वो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजर जाएगा और वो कांस्टेंट होगा। हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से सेम dq बाई dt की हीट जा रही होगी। ये बात देख पा रहे हैं, चाहे वो P हो चाहे Q हो, किसी के लिए चाहे P हो चाहे Q हो, सभी के लिए हमारा जो हीट फ्लो होगा फ्रॉम एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो dq बाई dt एट एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है, एट P और एट Q। ये क्लियर है, ये क्लियर है सभी को भाई। करण मैंने इसीलिए आपको सीक्वेंस लिख दिया था। ठीक, KTG थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, जब थर्मोडायनेमिक्स हो रहा होगा तो KTG होगा। मैं इन्हीं सब सावधानी से पहले ही सीक्वेंसिंग लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद भी आप परेशान हो रहे हो। तो dq बाई dt P पर जो होगा वही dq बाई dt एट Q होगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो ग्राफ 2 अपना क्या है, ये स्टेडी स्टेट हीट फ्लो को बताता है बच्चों। तो ग्राफ 2 जो है अपना, ये है अपना स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। तो ग्राफ 2 ये है स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, इसके प्रॉपर्टीज आप समझ रहे हो कि हीट फ्लो इज कांस्टेंट हीट फ्लो इज कांस्टेंट है ना, थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया। हीट फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है। स्टार्टिंग में कर्व क्यों बनता है, वो ट्रांजिशन है। स्टार्टिंग में वो कर्व मैंने आपको बताया जिसमें अभी वो जैसे ही तुम टेम्परेचर दे रहे थे तो तुरंत स्टेडी स्टेट अचीव नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद वो स्टेडी स्टेट अचीव होता है। ठीक है, हाँ भाई, मेरा टेलीग्राम चैनल फिजिक्स फोरम ही है। फिजिक्स फोरम के नाम से सर्च करिएगा तो आपको मिल सकता है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें कुछ होता नहीं है, बच्चों ने बस रिक्वेस्ट किया था बना दीजिए तो मैंने बना दिया। मैं कितना एक्टिव रहता हूं ये इन सब चीजों में आपको पता चली गया होगा। तो यहां पे हीट फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो है, हीट फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। और पहले ये सबको क्लियर हो गया, तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। ठीक है, तो दिस ग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टेडी स्टेट। तो मैंने आपको ग्राफ से ये चीज समझा दिया। अब मान लीजिए अभी आपने देखा कि आपने कहा कि सर अगर ऐसा है कि इस रॉड से एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट इस रॉड से किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेते हो, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे, है ना, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हो तो बच्चों सबको पता है कि यहां पे जो भी टेम्परेचर होगा, जैसे मान लीजिए ये T हाइयर है और ये T लोअर है, तो यहां से जो भी हीट फ्लो होगा एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, सबको पता है कि सेम dq बाई dt हर क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता हुआ जाएगा।
हर क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेम dq बाई dt क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो इस बिहेवियर को आप कहेंगे कि ये स्टेडी स्टेट हीट फ्लो है। ये बात ठीक है। अच्छा, जब अगर ऐसा है तो मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, या ABC ले लीजिए, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। तो आप मुझे बताओ कि जब रॉड का हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हीट लेके आ रहा है उसको यहां से बाईपास कर दे रहा है, तो रॉड का जो टेम्परेचर है, यहां तो टेम्परेचर T हाइयर है, यहां पे टेम्परेचर तो T हाइयर है, यहां पे टेम्परेचर T लोअर है। बाकी जगह पे टेम्परेचर का क्या होगा बच्चों? बाकी जगह के टेम्परेचर का क्या होगा? यहां का जो टेम्परेचर होगा वो TA होगा, मान लो यहां का टेम्परेचर TB होगा, यहां का TC। लेकिन ये TA, TB और TC जब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका होगा तो ये चेंज नहीं होंगे। ये बात समझ रहे हो? ये चेंज नहीं होंगे कि वॉट एवर बी द टेम्परेचर असाइन्ड बाई द रॉड एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट इज नॉट गोइंग टू चेंज। द रीजन बिहाइंड कि यहां से जो भी हीट आ रही है वही हीट ये जा रही है। देखो, यहां से जो भी हीट आ रही है, यहां से जो भी हीट आएगी वही तो ये जा रही है। इसका मतलब रॉड के किसी भी पार्ट ने कोई भी हीट ना ही एब्जॉर्ब करी है, रॉड के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ने नाइदर कोई हीट एब्जॉर्ब करी है, नाइदर वो कोई हीट दी है। जो भी हीट आ रही है उसमें इसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तभी तो dq बाई dt कांस्टेंट बना रहा। अरे समझ रहे हो? तो एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट, है ना, तो स्टेडी स्टेट में एक प्रॉपर्टी और हम लिख रहे हैं, क्या कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट whatever be the temperature assigned by each part of the rod will remain constant, as dq by dt from as dq by dt is constant। इसका क्या मतलब हुआ कि रॉड dq by dt जो है, इस dq by dt जो यहां से जा रहा था, इस A ने मान लो TA है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ने अगर इसको कुछ हीट दिया होता तो dq by dt नहीं जाता, कुछ और बढ़ के जाता। या अगर इस पार्ट ने इसकी हीट जो आ रही है इसके पास, उससे कुछ हीट ले लिया होता, एब्जॉर्ब कर लिया होता, तो भी dq by dt नहीं रहता। तो शायद इससे सबको समझ में आया कि स्टेडी स्टेट के टाइम में जो भी ये हीट होगा, है ना, टाइम के साथ ये कांस्टेंट बना रहेगा। हाँ, ये हम जरूर बोल सकते हैं कि हीट यहां से यहां फ्लो हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि TA, TB और TC ये ग्रेटर होंगे, ये हम बोल सकते हैं। ऑलवेज हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये मैं यहां से कंक्लूड कर पाऊंगा, बट ये कांस्टेंट रहेगा। ये जो भी रहेगा ये क्या रहेगा? टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? दैट इज, आप ऐसे ही बोल सकते हो, नाइदर any part of rod absorb any heat nor release any heat। ये भी आप कंक्लूड कर सकते हो। तो ये कहानी है dt बाई dt का। ठीक है, तो अब रॉड जब स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका होगा तो बस सारे रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा
और जो भी होगा एक बार वो कांस्टेंट रहेगा और dq बाई dt यहां से बस पास होता हुआ जाएगा और हाइयर से लोअर पे जाएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये फिर यहां आकर इसके टेम्परेचर को चेंज कर देगा, नहीं, आप यहां से इस हीट को कुछ यूजफुल अमाउंट में यूज कर सकते हो। मतलब मान लो ये रॉड है, आपने यहां पे कोई आइस का क्यूब लगा दिया, यहां से dq बाई dt गया, यहां पे आएगा तो ये सिंक होगा, ये सोर्स होगा। तो ये जो हीट आ रही होगी ना इस आइस क्यूब को मेल्ट करने में काम आएगी। आप इसका कुछ यूजफुल अमाउंट यूजफुली इसका आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो इस हीट को, ठीक है, ये मतलब है। तो यहां तक आपने स्टेडी स्टेट, आई थिंक सभी को स्टेडी स्टेट का मतलब समझ में आ गया होगा, सभी को स्टेडी स्टेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द स्टेडी स्टेट। तो ये स्टेडी स्टेट की कहानी थी और वो फॉर्मूला हम स्टेडी स्टेट के लिए यूज करेंगे, वो फॉर्मूला हम स्टेडी स्टेट के लिए यूज करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से कंफर्म करिए। यहां तक सभी को क्लियर है क्या? जल्दी कंफर्म करके बताइए। ये क्लियर है भाई सभी को? ये क्लियर है? नहीं, स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद हीट लॉस नहीं होगा अगर आप कंडक्शन लेते हैं तो। अगर आप रेडिएशन लेंगे तो होगा। तो अगर ये रेडिएशन भी साथ साथ में लेंगे, ये रॉड है और यहां से हीट जा रही है, तो हो सकता है रॉड यहां से हीट रेडिएट भी करे, है ना, रॉड यहां से हीट रेडिएट भी करे। तो अगर आप रेडिएशन को इग्नोर करते हैं, यहां आप इंसुलेटिंग कोई थर्मोकॉल या कुछ ऐसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी है जिससे हीट पास नहीं हो रही है, तो आप कंडक्शन लेंगे। तो एट ए टाइम आपसे एक ही चीज पूछा जाएगा, या तो कंडक्शन या रेडिएशन, ठीक है। मर्जिंग क्वेश्चन कुछ होंगे वो हम आगे करेंगे। तो आइडियल सिचुएशन यही है। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, आप बोलोगे सर ये क्या है? तो मैं तुमको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं, अपने वो क्लास 10 के दिन याद करो जिसमें एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता था जिसको तुम लोग पढ़ते थे, और उसमें क्या क्या पढ़ते थे? ओम्स लॉ पढ़ते थे, रेजिस्टेंस पढ़ते थे और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते थे। ये तीन चीज तो याद होगी। चलो जल्दी से लिख के बताओ, ओम्स लॉ क्या था? जल्दी से लिख के बताओ, देखें कितनों को याद है ओम्स लॉ क्या था। इतना तो क्लास 10th में सबने पढ़ा है। जल्दी से बताओ, मैं आपको उसी क्लास 10th से इस चैप्टर को रिलेट करके करा दूंगा। जल्दी बताओ, ओम्स लॉ पढ़ते थे सभी लोग? क्या था ओम्स लॉ? V इक्वल टू आई आर। बहुत बढ़िया भाई तनिष्क, बहुत बढ़िया। साहिल बहुत बढ़िया, भाविक बहुत बढ़िया, सभी को याद है। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आप ये बोलते थे, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एक रेजिस्टेंस हुआ करता था और यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस था। मान लीजिए ये था V हाइयर और ये V लोअर, है ना। तो V हाइयर मतलब हाइयर पोटेंशियल और V लोअर मतलब लोअर, और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां की अगर बात करें वायर में, बैटरी में उल्टा है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो, ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? आप यही बोलते थे V हाइयर माइनस V लोअर इक्वल टू
जो करंट फ्लो हो रहा है आई, और आई बेसिकली क्या था, चार्ज का फ्लो होता था, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप यहां पे लिखते थे आई आर, यही तो लिखते थे बच्चों। तो आई क्या हो जाएगा, वी हाइयर माइनस वी लोअर अपॉन में आर, वी हाइयर माइनस वी लोअर अपॉन में आर। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना तो सबको याद होगा। चलिए अब इसी चीज को जरा हम अभी जो हमने पढ़ा है रॉड वाला, ये रॉड था, और रॉड को आपने यहां पोटेंशियल देखिए ध्यान से, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते थे, है ना, और करंट फ्लो होता था, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट आप करंट मानते थे। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होगी, बट इसकी ड्रिफ्टिंग यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कराता था। सिमिलरली यहां पे तुम्हें कौन कराएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, टी हाइयर और टी लोअर, ठीक है। तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे आप बोलेंगे ये डी क्यू बाई डी टी था, हीट का फ्लो था, यहां चार्ज का फ्लो है, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से। यहां अभी आपने क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा कि डेल्टा क्यू या डी क्यू बाई डी टी, क्या पढ़ा आपने, या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, अगर आप एवरेज वाला फॉर्म ले रहे हैं तो आपने क्या पढ़ा था कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू टी हाइयर माइनस टी लोअर और के ए बाई एल, यही पढ़ा था। इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं टी हाइयर माइनस टी लोअर अपॉन एल अपॉन के, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा, क्लियर है। तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब बच्चों इसे आप बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका नाम देंगे हम ITH, ITH इसको नाम देंगे, मतलब थर्मल करंट, इसको हम नाम देंगे थर्मल करंट। ये इलेक्ट्रिकल करंट था, ये बोलेंगे ITH थर्मल करंट, और ये किसके वजह से आया, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में, इसे हम बोलेंगे RTH थर्मल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और ये थर्मल रेजिस्टेंस, इससे इसको कंपेयर कर सकते हो, इससे इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आएगा थर्मल रेजिस्टेंस RTH, ठीक है। तो ये कहानी है बच्चों। इसका मतलब आप एक नहीं भाई मैंने कोई पेपर ऊपर नहीं देखा, मैं 4 बजे से यहीं पे लगा हूं अभी। तो यहां पे अपने पास थर्मल रेजिस्टेंस है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या है आप यहां से बता सकते हो। तो थर्मल रेजिस्टेंस आप बता सकते हो क्या है, ये है थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज RTH, जो क्या होगा L अपॉन के। तो मतलब मैं एक रॉड को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूं, यहां हायर टेम्परेचर, यहां पे लोअर टेम्परेचर, इस रॉड को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जिसकी वैल्यू L अपॉन के होगी, और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो हीट करंट बोला जाएगा ITH। यहां पे हम मैं बोल सकता हूं दिस इज ITH। तो इस तरीके से आप एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो, आप इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट से बच्चों इसको रिप्लेस कर सकते हो। यहां तक सभी को क्लियर है। तो एज ए ट्रिक हम इसको यूज करेंगे कि किसी भी कंडक्टिंग रॉड को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसकी जगह पे एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस होगा लेंथ L अपॉन कंडक्टिविटी K, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इनके
अक्रॉस का जो टेम्परेचर है वो T हायर और T लोअर है। यहां तक सभी को क्लियर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे बात करते हैं फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये भी कई बार पूछा जाता है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कंपोजिट रॉड सिस्टम की बात हो रही है कि इस कंपोजिट रॉड सिस्टम में आपसे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जा सकता है, जिसमें पहला केस ले रहा हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। जैसे कि आपने वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, याद करिए। मतलब वो कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि एक रॉड है, इसको सीरीज में एक दूसरा रॉड लगा रहे हैं। एक दूसरा रॉड इतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का सीरीज में लगा रहे हैं इसके साथ। इसको कंपोजिट रॉड सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो इसको कंपोजिट रॉड सिस्टम बनाना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है। अब इस रॉड को, इस दोनों रॉड को अगर आपने यहां पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया, मान लीजिए ये T हायर दिया और ये T लोअर दिया, ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी मटेरियल अलग अलग है, K है K1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L1 है, ये K2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A ही होगा और लेंथ L2 है। तो ये इसके डायमेंशंस हैं बच्चों, K1 AL, K2 AL, ये सभी को क्लियर है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताइए। इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझते हो बच्चों? ये आप लोगों ने क्लास 10 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट किया होगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के जगह पे हम एक सिंगल रॉड मान सकते हैं। कितने का? एक इक्विवेलेंट, आंखें चौंधी आ जाएगी, अब आंखें चौंधी आ जाएगी आज, TH और ये TL, तो ये इक्विवेलेंट है। तो मैं एक ऐसा रॉड डिजाइन करूं जिसमें कि हमें इसका जो K है वो K इक्विवेलेंट हो बच्चों, और लेंथ इसका L1 प्लस L2 हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो। अब इसको अगर मैं वही टेम्परेचर डिफरेंस देता हूं तो मुझे वही हीट मिलनी चाहिए जो इन सब दोनों में मिली थी। इसमें भी हीट आपको पता है कि इसकी ये सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसमें करंट सेम होगा, ITH इसमें भी होगा, इसमें भी ITH फ्लो होगा। और जब हम इसको सेम टेम्परेचर डिफरेंस असाइन करेंगे तो यहां से भी सेम ITH फ्लो हो, यहां से भी सेम ही थर्मल करंट फ्लो हो, तो इसी को आप इक्विवेलेंट कहेंगे। इक्विवेलेंट सिस्टम यही होता है जो दोनों ने मिलके काम किया वो ये अकेले करे, तो दैट इज योर इक्विवेलेंट सिस्टम। ये बात समझ पा रहे सभी लोग? तो इक्विवेलेंट इसका ये होगा, तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम ये होगा। ये सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब करते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करो, इसके जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो और एक ये रेजिस्टेंस, इसका RTH1 लिख सकते हो, इसको RTH2 लिख सकते हो। देखो अभी हमने जो इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ा, ये TH होगा, ये TL होगा। इसको लिख सकते हो L2 अपॉन K2A, इसको लिख सकते हो L1 अपॉन K1A, और ये जंक्शन का टेम्परेचर कुछ T है। यहां का जंक्शन का मैंने कहा था कि जब ये जो भी अब हम कर रहे हैं सब स्टेडी स्टेट के लिए कर रहे हैं। These all things are valid for steady state, ये सभी को क्लियर है। तो हर
पॉइंट्स का टेम्परेचर अब अलग अलग होगा, जंक्शन का टेम्परेचर कुछ और होगा। तो मान लेते हैं कि जंक्शन टेम्परेचर हम T मान लिया, जंक्शन, ये भी पूछा जाता है जंक्शन टेम्परेचर। तो जंक्शन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जो भी हीट यहां से आएगी वो यहां से पास होके जाएगी। तो जंक्शन टेम्परेचर के लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले जंक्शन टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं तो वो निकाल दीजिए। तो जंक्शन टेम्परेचर में जो हीट यहां से निकल के आ रही है वो हीट इधर पास हो जा रही है। तो जैसे ए बी की बात करें और बी सी, तो फॉर ए बी रॉड ITH क्या लिखोगे, ITH क्या लिखोगे, यहां पे कैलकुलस फॉर्म यूज नहीं करेंगे, सब कांस्टेंट है तो एवरेज वाला यूज करेंगे। ITH क्या होगा बच्चों, K मतलब K1। टेम्परेचर डिफरेंस, मैंने कहा था जब आप माइनस नहीं लिखेंगे तो हमेशा रूल बनाएंगे हाइयर माइनस लोअर। हीट को इधर फ्लो कराया है, ध्यान दीजिएगा, हीट को आपने A से B फ्लो कराया है, इसका मतलब ये हाइयर है और जंक्शन वाला लोअर है। तो लिखा जाएगा TH माइनस T अपॉन में KA, A भी तो होगा, अपॉन में L1। और BC क्या लिख सकते हैं, फॉर BC यही ITH क्या लिखा जाएगा, अब हीट यहां से इधर फ्लो हो रही है तो जंक्शन वाला टेम्परेचर हाइयर होगा, ये वाला लोअर होगा। तो T माइनस TL अपॉन में L2 K2A ये लिख सकते हो। फिर दोनों को इक्वेट कर सकते हो, है ना। तो यहां से जब दोनों को इक्वेट करोगे तो K1A अपॉन L1 T हाइयर माइनस T इक्वल टू K2A अपॉन, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब जो भी मैं वेरिएशन में करा रहा हूं आपको सब क्वेश्चंस मिलेंगे। दीज ऑल आर क्वेश्चंस। नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि जब तक कोई स्लाइड ना आए, जब तक न्यूमेरिकल फॉर्मूला ना दिखे, नंबर्स ना दिखे, तो उनको लगता है टीचर क्वेश्चन नहीं करा रहा है, थ्योरी करा रहा है। भाई आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो तो मेरा आपको स्टाइल पता है कि ये सब जितने भी थ्योरी होती है ये सब वेरिएशंस होते हैं, सब बड़े बड़े इलिस्ट्रेशंस होते हैं किसी न किसी जगह के, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो यहां से अब आप यहां से क्या कर सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको अप्रोच डेवलप होता है। केवल फॉर्मूला रट लेना और 2-4 जेई मेंस के क्वेश्चन कर लेना इज नॉट द वे टू लर्न फिजिक्स। फिजिक्स लर्न करने की वो पढ़ाई नहीं है, वो बस बेवकूफ बनने और बेवकूफ बनाने की पढ़ाई है, ठीक है। तो वो चीज आप समझिए। फिजिक्स को अगर आपको कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे जो है खुद को डेवलप करना है तो आपको ये सब इसी तरीके से धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे अब आप देखिए, आपने अगर मेंस लेवल के क्वेश्चंस की बात कर दें तो अब आप लगभग काफी क्वेश्चंस, काफी चैप्टर्स क्लियर कर चुके हो। जाके चेक करके देखो, आपने जो थ्योरी पढ़ी है, आपको जेई मेंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप जाके देखो कि आपकी कॉपी के कोई भी वेरिएशन जो है, कोई भी वेरिएशन कॉपी में जितने भी वेरिएशन या जितने भी चीजें की हैं, हूबहू आपको वो चीज जेई मेंस में एज इट इज डायरेक्ट मिल सकता है। आप सर्च करके देख लीजिए किसी भी चैप्टर का जो आपने पढ़ा है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, तो K1 TH L1 एक तरफ ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो जंक्शन टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, वो अपने पास आ रहा है। अरे ये T लोअर होगा क्या, ये एक मिनट यहां उल्टा लिख दिया है मैंने, ये हो जाएगा T माइनस TL, ठीक है। अब ठीक है, चलिए, तो यहां से आ जाएगा बच्चों K1 TH L1 प्लस K2 TL L2, और T वाले को एक तरफ करो, K2 L2 प्लस K1 L1
और ये T। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो K1L2TH प्लस K2L1TL अपॉन में K2L1 प्लस K1L2, ये आएगा जंक्शन टेम्परेचर। ये आ जाएगा बच्चों जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका जंक्शन टेम्परेचर। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा बच्चों जंक्शन टेम्परेचर। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर इसका एवरेज ले लें। बहुत बच्चों के दिमाग में आता है, या कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि बच्चा जंक्शन टेम्परेचर जब पूछता है तो वो इसका एवरेज ले लेता है, इसका एवरेज ले लेता है। वो गलत है। एवरेज कब आएगा अब आपको क्लियर होगा। इसमें एक स्पेशल केस लें, अगर इसमें अगर हम स्पेशल केस लें तब आपको कुछ एवरेज की संभावना बनती है। वो अब आपको मैंने ये जनरलाइज करके बता दिया है ना। इसमें जब आप एक स्पेशल केस क्या होगा तब जाके जंक्शन ये जो जनरल फॉर्मूला है जंक्शन टेम्परेचर का, इसमें अगर आप एक और कंडीशन लें कि इफ रॉड्स आर आइडेंटिकल, अगर रॉड्स आइडेंटिकल हैं, और रॉड्स आइडेंटिकल होने का मतलब ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है, मतलब उनका लेंथ, उनका एरिया भी सेम हो और उनका मटेरियल भी सेम हो, है ना। मतलब अगर ये मैं बोलूं कि L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L हो जाए और K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K हो जाए, तब आप बोल सकते हो कि इस केस में फिर जंक्शन टेम्परेचर जो है वो बनेगा T1 प्लस T2 बाई 2, है ना। T हाइयर प्लस T लोअर बाई 2 तब जाके बनेगा। तो आप एवरेज नहीं ले सकते। एवरेज आप तब लेंगे जब रॉड्स आर आइडेंटिकल। तो व्हेन योर रॉड्स आर आइडेंटिकल देन ओनली यू विल टेक एवरेज T हाइयर प्लस T लोअर बाई 2। ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब रॉड्स हमारे आइडेंटिकल हो। ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है बच्चों? ये सभी को क्लियर है? पहले ये बता दीजिए। तो इसी तरीके से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात कर सकते हो और उसमें K डेराइव कर सकते हो। अब आपको आइडिया लग गया होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात की जा सकती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है जैसे, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी को पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, है ना बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। तो मैं अगर ऐसा रॉड लेता हूं एक, देखिए तो मैं एक ऐसा रॉड लेता हूं जिसमें तो मान लीजिए मैंने ऐसा रॉड ले लिया एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जिसमें कि मैंने क्या किया, इस दोनों एंड को, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ठीक है बच्चों। और ये अपना लेंथ तो सेम होगा क्रॉसिंग। अब यहां पे कॉम्पोजिट रॉड सिस्टम बनाना है, ठीक है। अगर हमें कॉम्पोजिट रॉड सिस्टम बनाना है तो लेंथ को सेम लेके चलना पड़ेगा। तो लेंथ दोनों का सेम है
और कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो ये K2 है, ये L है, ये K1 है और ये L है। क्लियर है? अब आपने क्या किया है, यहां पे जो टेम्परेचर असाइन किया है, तो यहां पे बच्चों इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। मान लीजिए ये अपने पास T1 है और ये T2 है, तो दोनों रॉड का आप देख रहे हैं ये T2 है, मान लेते हैं T1 ग्रेटर देन T2 है, तो हीट फ्लो होगी। लेकिन यहां पे जो हीट फ्लो होगी, यहां पर हीट अलग फ्लो होगी और यहां पे हीट अलग फ्लो होगी। मतलब यहां पे दोनों पे करंट अलग अलग होगा, ITH1 होगा, यहां पे ITH2 होगा। ये बात देख पा रहे हैं? यहां पे ITH, अरे यार आपसे मतलब विनम्र निवेदन है भाई कि मुझे कौन सी कोचिंग कैसी रहेगी ये सब मुझसे मत पूछिए। मैं बहुत ही रिजर्व टाइप का इंसान हूं, मुझे कुछ नहीं पता कि कोटा के चक्कर के बारे में, ठीक है, कि कौन सी कोचिंग में आप पढ़ोगे तो आप बेटर रहोगे। आई डोंट नो एनीथिंग, इट इज टोटली योर कॉल, यू हैव टू डिसाइड वेयर आई हैव टू गो और वेदर आई हैव टू रिटेन हियर, वेदर व्हाट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। I don't know anything. These all things are uncertain, which is not in my hand. I am just a teacher, which is assigned for just completing the course for this particular session. मुझे आगे के लिए बोला जाता तो मैं आगे के लिए भी करता, ठीक है। तो मुझे जो है वो मैं आपको बता दिया। क्लियर है? तो मुझे नहीं पता कि आप कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कौन सी, पता लगा मैंने आपको कुछ बोल दिया और एक्चुअली मैं कुछ नहीं जानता और आप कहीं गलत चीजों में फंस गए तो आप तो मुझे ही कोसोगे, ठीक है। तो मैं ये पाप क्यों लूं भाई, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि हर जगह पे लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, यूट्यूब पे आके बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, ठीक है। अगर ये बताओ यार, सिंपल सी बात है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इस पूरे संसार में सबका मेन ध्येय है पैसा कमाना, सबका मेन मूल मंत्र है पैसा कमाना, ठीक। कोई ये बोलता है कि मैं साधु हूं। अब आप सोचो, ऐसे सोचो, कोई एक महात्मा जो त्यागी पुरुष है बोलता है मैं हिमालय पे रहता हूं, उसको साधु है वो, जैसे और बाबा लोग हैं। तो बाबा लोग का कॉन्सेप्ट देखो, वो बोलते हैं कि हमें मोह माया किसी से मतलब नहीं है, और वो सबसे ज्यादा जो है उनको टीआरपी चाहिए, उनको फॉलोअर चाहिए, उनको जो है सबसे ज्यादा जो है पॉलिटिक्स, वो राजनीति में भी आते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ पैचअप करते हैं। तो ये कहां गया मोह माया? तो द सेम हाइपो, ये सब क्या है? आप जो भी करो यार बोल के करो ना। जैसे मैं टीचर हूं, है ना, मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है। तो मान लो इन केस मैं कभी कुछ करूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि भाई मैं ऐसे ही मैं ज्ञान बांटने के लिए हूं? नहीं, मैं ज्ञान, जैसे मुझसे अभी कोई पूछे तो मैं आपको क्या बोल सकता हूं कि सर आप क्यों पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो? मुझे तो लोगों के आंसर्स, मुझे बच्चों से बहुत प्रेम है, मुझे जीवन में इस भारत के इसको बदल देना है, भारत के एजुकेशन को बदल देना है, मुझे कुछ और कर देना है। नहीं भाई नहीं, सबको, जैसे मेरा है तो मुझे अपने परिवार को चलाना है, रोटी कपड़ा मकान के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। हाँ, वो अलग बात है कि इस रोटी कपड़ा मकान के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं उसको ऑनेस्टी से करूं, उसमें मक्कारी ना करूं। वो तो मेरा अपना स्वार्थ क्या है? आई हैव, भाई सभी को जॉब करनी है, आप भी बड़े हो जाओगे, आपको भी जॉब करनी है, अपना परिवार चलाना होगा, अपने माँ बाप को देखना होगा, अपनी बच्चे को देखना होगा, अपने वाइफ को देखना होगा और अपने रिश्तेदारों को देखना होगा। सो मेनी थिंग्स आर देयर। दिस सोशल, हमारे पास सोशल कनेक्टिविटी बहुत रहती है, और आप या तो फिर आइसोलेटेड होके जंगल में चले जाओ। फिर आपकी जिम्मेदारियां केवल ये नहीं है ना कि खुद को केवल देखना है। ये अच्छी भी बात है अपने इंडियन सोसाइटी की, ये अच्छी भी बात है कि हम जो है अकेले अपने लिए नहीं जीते हैं, हम कुछ लोगों के लिए भी जीते। तो सेम थिंग यहां पर भी है। तो अच्छा, लेकिन कुछ जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनकी भूख बढ़ जाती है,
उनको बिलियनरी बनना होता है, उनको मिलियनरी से बिलियनरी बनना होता है, बिलियनरी से और बड़ा चीज बनना होता है, तो उनको अपनी चीजों को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है और उनको और पैसा चाहिए होता है। और वो पैसे सभी का एक ही मंत्र है। कंपनी अगर कोई चल रही है तो कंपनी का क्या मंत्र है यार, क्या मंत्र है बताओ? किसी भी कंपनी का यही मंत्र है, दैट इज पैसा कमाओ। तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसमें जिसके साथ आप जो कमिटमेंट कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, वो फुलफिल्ड करो, है ना, वो फुलफिल्ड करो, ये चीज है। तो यहां पे बच्चों क्या आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हो? इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या हो सकता है बच्चों? अब बताओ आप, इसमें आप क्या बोल सकते हो? इसमें ये बोल सकते हो कि सर इन दोनों रॉड के जगह पे एक सिंगल रॉड सिस्टम डिजाइन किया जाए, एक सिंगल रॉड सिस्टम डिजाइन किया जाए, और इस रॉड को यही टेम्परेचर यहां पे दिया जाए T1 और यहां पे अपना दिया जाए T2, ठीक है, और यहां पर ये दिया जाए K इक्विवेलेंट और लेंथ L हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो इसका? A1 प्लस A2। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो इसका? A1 प्लस A2। बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके पास क्या हो? A1 प्लस A2। यही होगा ना दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है अपना A1 प्लस A2, ये है अपना A1 प्लस A2। बोलो, ये क्लियर है सभी को? तो ये अपने पास A1 प्लस A2 है। अब यहां से जो करंट फ्लो होगा बच्चों, वो टोटल करंट होगा, है ना। तो आपने देखा यहां से जो फ्लो हो हीट, वो ITH हो, ठीक है, मतलब दोनों रॉड से मिलकर जो करंट फ्लो हुआ है, तो दोनों रॉड से। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या बोल सकते हो? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बच्चों ये होगा, ये एक रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस ये होगा, देखो ये अपने पास T2, ये अपने पास T1, और जो करंट यहां पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो करंट यहां पे आएगा बच्चों ITH, और यहां पर जाएगा ITH1, यहां जाएगा ITH2। तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे पढ़ें तो हमें फायदा होगा। RTH1 क्या होगा? L, लेंथ तो सेम होगा, L अपॉन K1A1। RTH2 वो क्या होगा? L अपॉन K2A2, L अपॉन K2A2। बोलो, सर आप इतना कूल एंड काम कैसे रहते हो? भाई कूल और काम रहने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, और त्याग का मतलब आपके अंदर बहुत वैसी इच्छा ना हो, ठीक है। आप अपनी काम के लिए, अब इच्छा ना हो मतलब काम ओम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप डिजायर्स, गलत डिजायर्स मत रखिए, आप खुश रहेंगे। आप गलत डिजायर्स मत रखिए, है ना। महत्वाकांक्षी बनना ठीक है अपने लक्ष्य के लिए, अति महत्वाकांक्षी बनना, ओवर एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस बनना खतरनाक है। वो आपको, आप अगर बहुत बड़े आदमी, आप प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे और ओवर एम्बिशियस हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आपको त्याग आना चाहिए। तो आप अगर त्यागी आदमी हैं, त्याग करना जानते हैं, और आप ओवर एम्बिशियस नहीं है, तो आप खुश रहेंगे। दैट इज द वे यू कैन कूल एंड काम, ठीक है। मेरा आस्था चैनल पे आएगा भी, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। टेक्की बाबा के नाम से मैं चैनल खोलूंगा, टेक्की बाबा के नाम से मैं चैनल खोलूंगा, फिर आप लोगों को फिर ज्ञान दूंगा मैं भी, ठीक है। वेट करो। तो यहां पे चलिए पढ़ लीजिए। तो यहां पे क्या है बच्चों
कि इसमें अब आप आसानी से निकाल सकते हो, यहां पे अब आसानी से आप निकाल सकते हो क्या होगा कि इसका जो सिंगल आर होगा आप बता सकते हो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आर इक्विवेलेंट होगा इसका, वो क्या होगा L अपॉन के इक्विवेलेंट A1 प्लस A2। तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस वाले का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिख सकते हो आर इक्विवेलेंट, बच्चों में इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे कर सकते हो। और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L अपॉन के इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 बोलो इज इक्वल टू 1 अपॉन L अपॉन K1 A1 प्लस 1 अपॉन L अपॉन K2 A2। बस यहां से ये करें तो K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन में L इक्वल टू K1 A1 अपॉन में L प्लस K2 A2 अपॉन में L। तो ये कैंसिल हुआ बच्चों, K इक्विवेलेंट K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K1 प्लस K2। इस तरीके से आप सिस्टम की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हो बच्चों, यहां से इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। इसमें भी अगर आप लेते हो कि इफ रॉड्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, रॉड्स आर आइडेंटिकल अगर आप लेते हो तो अगर रॉड्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, K1 K2 को इसको 2K हो जाएगा। सेम ही आएगा क्या, देखना जरा। इसमें अगर रॉड्स आइडेंटिकल ले रहा हूं, A1 A2 नहीं लिखा मैंने, क्या A1 प्लस A2 आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, रहने दो इसको, ठीक है इसको रहने दो। तो ये आपका जनरल हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये बच्चों जनरल हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये क्लियर है सभी को, ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हाँ 1 हो जाएगा। फॉर्मूला कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, मुझे भी लग रहा है, देखना जरा। L अपॉन के ए, L तो सेम था, नहीं सही तो है भाई, K1 A1 प्लस K2 A2 बाई K1 प्लस K2। डिनोमिनेटर अच्छा ये A1 प्लस A2 होगा, सॉरी हाँ ठीक है A1 प्लस A2 होगा, तभी कुछ लग रहा था। तो इफ रॉड्स आर आइडेंटिकल अगर कर रहे हो, इफ रॉड्स हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया कर रहे हैं, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब जाके आप बोल सकते हो दैट इज A1 इक्वल टू A2, ज्योमेट्रिकली सेम हो, ठीक है ज्योमेट्रिकली सेम हो ना, आइडेंटिकल नहीं हो। आइडेंटिकल होने का मतलब मटेरियल भी सेम हो, मतलब K1 K2 भी सेम हो। वो अगर नहीं हो रहा है तब आप बोल सकते हो कि K इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा K1 प्लस K2 बाई 2, है ना, K1 प्लस K2 बाई की। एंड इफ रॉड्स आर आइडेंटिकल, if rods are identical also, that is K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K हो जाए, तब जाके आप बोलोगे कि K इक्विवेलेंट K के बराबर है, K इक्विवेलेंट एंड A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A हो जाए। तो क्या हो जाएगा, K बाई A होगा ना, तब K बाई 2A होगा क्या, 2 तो कैंसिल हो जाएगा।
हाँ के ही आएगा, के ही आएगा, तब जाके के आएगा, तब जाके के आएगा, ठीक है, तब जाके के आएगा। ये क्लियर है सभी को? चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आप केस एक देखते हैं कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, हीट फ्लो थ्रू वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हीट फ्लो थ्रू वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो आपके पास कोई हीट है और वो वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू फ्लो कर रही है, तो उस केस में कैसे देखेंगे? ठीक है भाई, अगर कायदे से देखा जाए तो आपका टाइम 7:15 नहीं होता है, आपने देखा होगा आपका जो टाइम है वो 7:45 है। नेक्स्ट क्लास का टाइम है 5:45 टू 7:40। आप लोग 7 बजते ही परेशान हो जाते हो। कल भी मैंने बोला था कि अगर लाइव पढ़ना है तो थोड़ा मन लगा के पढ़ लो यार, ज्यादा दिन तो है नहीं अब, तो क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आपको लाइव पढ़ना है तो आप थोड़ा मेहनत करके पढ़ लो। ये आपके फायदे के लिए कर रहा हूं मैं, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं कुछ भी, ठीक है? तो परेशान हो जाते हो। ऐसे भी जो है दीज आर फॉर MWF, नहीं, अच्छा MWF के लिए, ओके, अच्छा वो MWF के लिए नहीं भाई। अच्छा 7:30 आपका क्लास होता है। अब कौन सा क्लास है? अब आपका कौन सा क्लास है? केवल फिजिक्स की ही तो क्लास है बच्चों, केवल फिजिक्स की ही तो क्लास है भाई आदित्य। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल वाला वेरिएशन करते हैं। मुझे बस एक ही चीज का थोड़ा सा मलाल रहेगा, वो ये रहेगा कि तुम लोग के साथ जो मैंने मेहनत शुरुआत में शुरू की थी, जो चैप्टर का पढ़ाना शुरू किया था, वो पढ़ाने का उद्देश्य मेरा यही था कि मैं आपके साथ फोटो खिंचवाऊं जेई एडवांस सिलेक्शन में, ठीक है? तो जेई एडवांस सिलेक्शन में आपके साथ मैं भी इस तरीके से फोटो खिंचाऊं, इस नियत के साथ मैंने आपको 11th पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है? लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा वही मलाल रहेगा कि मैं उस चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। आप अचीव कर लोगे, कहीं ना कहीं आप कर ही लोगे, बट मैं उसमें आपका सहभागी, उस जर्नी में आधा दूर तक केवल सहभागी बन पाया, ये मुझे थोड़ा सा मलाल रहेगा। और दूसरा ये कि मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा कि मैंने किसी भी बैच का, जैसे 1 ईयर 2 ईयर, तो पूरा 2 साल तक वाली कंटिन्यूटी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब रहता है। तो जो बच्चों को देखिए, जिन बच्चों को लगता है कि मतलब वो कुछ करने की बात ये है बच्चों की, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं आपको एक अपना नंबर दे सकता हूं, मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूं, ठीक है? और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दीजिए, एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम कम से कम जुड़े रहेंगे फिलहाल के लिए, उसके बाद आगे देखेंगे अगर कुछ फिजिबिलिटी बनती है, ठीक है? तो नंबर व्हाट्सएप नंबर है, तो आप केवल मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं उठ पाएगा। और ये केवल वही लोग करें जिनको जेई 2025 जाना है, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर ये आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर है ये,
है ना। तो इस पे आप मैसेज करेंगे, ठीक है, तो आपको मैं ग्रुप बना दूंगा और इससे हम लोग जुड़े रहेंगे और भविष्य में जो भी मदद हो सकती है मैं आपका कर पाऊंगा, ठीक है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अभी क्लासेस मेरी चलती रहेंगी, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में लाइव ही कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद से जो है ग्रेविटेशन और आपका यूनिट एंड डायमेंशन आपको रिकॉर्डेड मिल सकता है। थर्मो बड़ा है भाई, थर्मो में हो सकता है आपको 31 तक थर्मो कंप्लीट कर दूं, जहां तक हो पाएगा लाइव, ठीक है। तो जिनको अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये मेरा ग्रुप का नंबर रहेगा, बस आप इसमें मैसेज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा ग्रुप से, नेम और बैच, नेम अपना मेंशन कर दीजिए, बैच, और ये ध्यान रखिए ओनली फॉर 11th JEE 11th के लिए, ठीक है। मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा, जब ग्रुप बन जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी उसी पर भेज दूंगा, ठीक है। तो जब आपका ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक उस पर भेज दूंगा, जिससे आप लोग के लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, ठीक है, या फिर उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, तो ये है। चलिए, चलो बच्चों, फिर मिलते हैं मंडे को, ठीक है, मंडे को मिलते हैं और उसके बाद जो है आगे करते हैं जो भी चीजें होंगी, ठीक है बच्चों। परेशान मत होइए, इत्मीनान से पढ़ाई करिए, ठीक है। ऊपर वाला आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मंडे को मिलते हैं फिर। हाँ, कल अगर एक्स्ट्रा क्लास, कल अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास है तो आपको ऐप पे मैसेज आ जाएगा। हाँ, संडे को मेरी क्लास अगर शेड्यूल है तो रहेगी, 1 मिनट चेक कर लेता हूं। संडे को मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो शेड्यूल अगर है तो वो रहेगी। संडे को मेरी क्लास शो हो रही है क्या, देखिएगा। संडे को मेरी एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल हो रही है क्या, देखिएगा। अगर मैंने बोल तो रखा था संडे की अगर क्लास शेड्यूल है, ऐप पे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐप पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ऐप पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर होता है तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो मंडे की शेड्यूल क्लास रहेगी, मंडे की शेड्यूल क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए, ऐप पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है संडे की, मैंने बोला था कुछ टेक्निकल होगी, कोई चीजें होंगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय।